दोस्तों, किसी भी प्लेनेट को टेराफॉर्म करने का सीधा सा मतलब उन तरीकों से होता है जिनका इस्तेमाल करके एक प्लेनेट के एनवायरनमेंट को अर्थ जैसा हैबिटेबल मतलब इंसानों के रहने लायक बनाया जा सके। टेराफॉर्मिंग के मामले में सबसे पहला नाम मार्स का ही आता है। वैज्ञानिक और इलोन मस्क चाहते हैं कि किन्हीं तरीकों से मार्स के पोलर आइस कैप्स पर बर्फ की फॉर्म में जमी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज किया जाए, ताकि ये गैस रिलीज होकर मार्स के एटमॉस्फेयर को थिक करके एक ग्रीन हाउस ब्लैंकेट के रूप में बदल दे और सूरज से आई हीट को ट्रैप करके मार्स के एटमॉस्फेयर को हमेशा अर्थ की तरह गर्म रखे और भविष्य में इंसान वहां आसानी से रह सके। ऐसा करने के लिए भविष्य में मार्स पर बर्फ की फॉर्म में जमी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को या तो जायंट मिरर सोलर रिफ्लेक्टर सैटेलाइट का इस्तेमाल करके या फिर मार्स के सरफेस और एटमॉस्फेयर के ऊपर थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा जा रहा है। दोस्तों, मार्स पर वाटर तो मौजूद है, लेकिन उस फॉर्म में मौजूद नहीं है जिस फॉर्म में अर्थ पर मौजूद है। हम जानते हैं कि वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना होता है। अर्थ पर जो आइस मौजूद होती है वो सिर्फ प्योर वाटर आइस की फॉर्म में ही पाई जाती है, लेकिन मार्स पर इतनी ठंड पड़ती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आइस की फॉर्म में वाटर आइस के साथ मिक्स होकर मार्स के पोल्स पर जमी पड़ी है। इसके अलावा बहुत ही कम मात्रा में पानी वेपर्स की फॉर्म में मार्स के एटमॉस्फेयर में भी मौजूद है। नासा भी 2008 में अनाउंस कर चुका है कि फिनिक्स लैंडर ने मार्स के सरफेस के नीचे आइस को ढूंढ निकाला है। इसके अलावा नासा ने अपने अलग अलग मिशन में ये भी पाया है कि आइस काफी बड़ी मात्रा में चट्टानों की लेयर्स के बीच दबी पड़ी है। मार्स के पोलर आइस कैप्स पर जमी बर्फ की मात्रा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर ये सारी बर्फ पिघल जाए तो पूरा प्लेनेट करीब 35 मीटर डेप्थ तक पानी से कवर हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो वैज्ञानिक कितने ही ऐसे तरीकों के बारे में सोच रहे हैं जिनका इस्तेमाल करके मार्स को इंसानों के रहने लायक बनाया जा सके, लेकिन इलोन मस्क ये मानते हैं कि मार्स पर थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स एक्सप्लोड करके मार्स को ह्यूमन लिवेबल बनाया जा सकता है। इलोन मस्क की सालों से यही राय है कि अगर मार्स पर न्यूक्लियर वेपन्स एक्सप्लोड कर दिए जाएं, तो इसकी गर्मी से पोलर आइस कैप्स पर बर्फ के रूप में जमी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पिघलकर फिर से गैस में बदल जाएगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मार्स के एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर देगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने के कारण मार्स का टेम्परेचर और एयर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इस टेक्निक के इस्तेमाल में रेडिएशन फैलने का खतरा तो जरूर है, लेकिन इलोन मस्क के हिसाब से अगर ये तरीका कामयाब रहा तो 1 सेंचुरी से भी कम समय में मार्स पर ह्यूमन सस्टेनेबल कॉलोनीज में 10 लाख लोगों को बसाया जा सकेगा। दोस्तों, इलोन मस्क ने एटॉमिक वेपन्स एक्सप्लोजन के द्वारा मार्स को ह्यूमंस के लिए टेराफॉर्म करने के तरीके के अलावा एक और भी टेक्निक सजेस्ट की है। अगर थाउजेंड्स की संख्या में मार्स पर सोलर रिफ्लेक्टर सैटेलाइट्स भेज दिए जाएं, तो सनलाइट इससे रिफ्लेक्ट होकर मार्स के पोलर आइस पर जमी बर्फ को हीट करके उसे मेल्ट कर देगी। लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए बहुत ही जायंट मिरर्स की जरूरत पड़ेगी जो इंटेंस हीट जनरेट करेंगे और मार्स पर जमी बर्फ को धीरे धीरे पिघलाएंगे। ये आइडिया ओरिजिनली इलोन मस्क का नहीं है। सबसे पहले एरिजोना यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को इसी आइडिया के लिए 2006 में फेलोशिप का अवार्ड भी दिया जा चुका है। उस स्टूडेंट ने प्रपोज किया था कि बहुत ही लार्ज अपर्चर के लाइट वेट मिरर्स को मार्स के किसी एक हिस्से पर फोकस करके वहां की बर्फ को पिघलाकर पानी की जरूरत को पूरा किया जा सकता है, लेकिन इलोन मस्क मानते हैं कि ये बहुत ही धीमी प्रोसेस होगी। इससे अच्छा तो न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, इलोन मस्क एटॉमिक वेपन्स गिराकर मार्स को न्यूक करने के आइडिया को इतना सपोर्ट करते हैं कि इस आइडिया को प्रमोट करने के लिए उन्होंने न्यूक मार्स प्रिंट की टी शर्ट भी डिजाइन करवाई है। थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स द्वारा मार्स के पोल की बर्फ को पिघलाने का आइडिया काफी हद तक सही तो लगता है, लेकिन इसके भयंकर परिणाम निकल सकते हैं। मार्स पर स्ट्रॉन्ग और धूल से भरी विंड्स चलती हैं। अगर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए गए तो इसमें निकले घातक आयनाइज रेडिएशंस मार्स के बड़े हिस्से पर फैल जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में मार्स के उस हिस्से पर बचना तो बहुत दूर की बात है, उस हिस्से को इंसान एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएगा। अब अगर उस हिस्से पर इंसान ने जाने की जरूरत की तो उसे डीएनए आयनाइजेशन, कैंसर और ऑर्गन डैमेज जैसी घातक बीमारियों से गुजरना पड़ सकता है। इसी वजह से मार्स के सरफेस पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के सजेशन को साइंटिस्ट कम्युनिटी ने सही नहीं माना है। दोस्तों, मार्स पर न्यूक्लियर वेपन्स एक्सप्लोजन के द्वारा गर्मी पैदा करके मार्स के पोल्स पर जमी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करके ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करके मार्स को गर्म करने का आइडिया सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका भी एक उल्टा परिणाम निकल सकता है। मार्स पर न्यूक्लियर वेपन्स के एक्सप्लोजन से भयंकर मात्रा में डस्ट रिलीज होगी और ये बादलों के ढेरों के रूप में आसमान में फैल जाएगी। इस धूल के कारण सूरज से आने वाली हीट ब्लॉक हो जाएगी और मार्स के सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगी। इसका परिणाम ये निकलेगा कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मार्स को गर्म करने की बजाय न्यूक्लियर विंटर की शुरुआत करके मार्स को और भी ज्यादा ठंडा कर देंगे। यही वजह है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन द्वारा मार्स को टेराफॉर्म करने का आइडिया गलत भी साबित हो सकता है। दोस्तों, सोलर रिफ्लेक्टर सैटेलाइट द्वारा सनलाइट को मार्स पर जमे बर्फ पर टकरा के मेल्ट करने का तरीका एक स्लो प्रोसेस है और मार्स के सरफेस पर डायरेक्ट थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स एक्सप्लोड करने से डेडली रेडिएशंस के फैलने का डर है। लेकिन इलोन मस्क ने 2 टेक्निक्स के अलावा एक और आइडिया दिया है, वो है न्यूक्लियर वेपन्स को सीधा मार्स के सरफेस पे ना टकरा के मार्स के एटमॉस्फेयर के ठीक
ऊपर न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सप्लोजन्स किए जाएं। ये न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सप्लोजन्स आर्टिफिशियल सन की तरह काम करके मार्स के पोलर आइस कैप पर जमी बर्फ को पिघला देंगे। ऐसा करने से मार्स रेडियो एक्टिव नहीं हो पाएगा और भविष्य में मार्स को एक्सप्लोर करने वाले एस्ट्रोनॉट्स और ह्यूमन कॉलोनीज में रहने वाले लोग भी रेडिएशन द्वारा होने वाली जानलेवा बीमारियों से बचे रहेंगे। दोस्तों, मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ का सिर्फ 0.6% है। इतना थिन एटमॉस्फेयर होने की वजह से ही मार्स इतना ठंडा है। इतना ही नहीं, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही मार्स पर पानी रुक नहीं सकता, या तो वो इवेपोरेट हो जाएगा या फिर फ्रीज हो जाएगा। अगर हम ये कल्पना करें कि हमने किसी भी तरीके से पोलर आइस कैप्स पर आइस की फॉर्म में जमे पानी को मेल्ट कर भी दिया तो भी ये मार्स के सरफेस पर फिर से जम जाएगा। इसे जमने से रोकने के लिए और मार्स पर ही बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक मार्स पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर ऐसा हो पाया तो मार्स के पोल से पिघलने वाले आइस से बना पानी मार्स के सरफेस पर आसानी से बह पाएगा और अर्थ की तरह स्टेबल भी रहेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक की स्टडी यही कहती है कि मार्स पर इतनी CO2 है ही नहीं जो मार्स पर पर्याप्त मात्रा में ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर पाए, और आज मौजूद कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसा करने में सक्षम भी नहीं है। दोस्तों, अगर बात करें मार्स पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सोर्स की, तो सबसे बड़ा सोर्स है मार्स के पोलर आइस कैप्स। अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या फिर किसी और तरीके का इस्तेमाल करके इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर भी दिया जाए, तब भी मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर डबल मतलब अर्थ का सिर्फ 1.2% ही हो पाएगा। इसके अलावा मार्स की मिट्टी के नीचे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस दबी हुई है, जिसे मार्स की मिट्टी को गर्म करके रिलीज किया जा सकता है। अगर मिट्टी के नीचे दबे CO2 के इस सोर्स को भी इस्तेमाल कर लिया जाए, तब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.2 से बढ़कर 4% ही हो पाएगा। अगर तीसरे सोर्स मिनरल डिपोजिट से भी CO2 को निकाल दिया जाए, तब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 5% ही हो पाएगा। ये काम भी आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के लिए 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर मार्स से CO2 को रिलीज करके मार्स पर ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करना एक सपने जैसा ही है।